नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं रुचि तिवारी आपके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने देश में इलेक्शन को लेकर 2024 के प्रधानमंत्री इलेक्शन को लेकर माहौल बहुत गर्मा गर्म से चल रहा है। तो आइए हम लोगों के विचार जानेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में वो अपने प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। जी, आपका नाम क्या है? स्वतंत्र भारद्वाज। जी स्वतंत्र जी, आप जो है आने वाले 2024 के इलेक्शंस में अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए मैम, और कोई विकल्प है नहीं, तो इसलिए मोदी जी। ठीक है, आपको बता दें कि विपक्ष में कैसे कोई विकल्प नहीं है? राहुल गांधी हैं और हैं। नहीं, राहुल गांधी तो आप पहला ही आपका आंसर गलत निकला कि राहुल गांधी, क्योंकि भारत जोड़ो जब यात्रा निकला था तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी बोले राहुल गांधी मर चुके हैं, तो वो जीवित है नहीं, तो है नहीं ऑप्शन में। अब बात करते हैं ममता बनर्जी या जितना ही बसपा सपा है। ठीक है, उन लोग का एक टाइम पे यूपी में जब ढांचा गिरा था तो उस टाइम बीजेपी बहुत कमजोर पार्टी था। ठीक है, उस टाइम एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज सब कोई जय श्री राम बोल रहे हैं और देख सकते हैं सब नए नए हिंदू बने हुए हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि फर्जी हिंदू कौन है और रियल हिंदू कौन है। ठीक है, और रहा बात, और आपको बिहार के चचा को उठा ली, हिंदी चचा को भी बोल रहे हैं हम भी पीएम बन जाएंगे। कैंडिडेट कोई नहीं है, वही तो कह रहे विकल्प ही नहीं, और जब तक विकल्प आएगा नहीं तब तक मोदी जी। तो देश की जनता तो बोल रही है मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई जो है मुद्दा उठाती ही नहीं है। देखिए मैम, जितना भी आप अभी का मुद्दा उठाते चलिए कि जो भी आपको साक्षी मर्डर केस हो, आपको अभी क्या बोलते हैं ये श्रद्धा वाकर का 36 पेटी टुकड़ा हो, या फिर जितना भी लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? मरने वाला कौन रहता है? हिंदू। मारने वाला कौन रहता है? मुसलमान। और तब भी आप बोलिएगा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ना करे, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। इस देश में हिंदू मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तादाद पे बढ़ते जा रहा है ना इस रेट कि लव जिहाद का भी गेमिंग जिहाद नया नया है, कभी भी रिपोर्टर जिहाद, आपका नाम रहेगा लफीज़ा, आप आ जाइएगा साक्षी झा बन के, तो ये सब टाइप का भी जिहाद चल रहा है इस देश में। ठीक है, अगर कोई सरकार हिंदू राष्ट्र का बात करता है, अगर कोई सरकार जिहाद के विरुद्ध बात करता है, अगर कोई सरकार हिंदू ये सनातन राष्ट्र का बात करता है, तो उस सरकार को इस देश का 100 करोड़ सनातनी, 150 करोड़ सनातनी सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि अभी बताइए, ये बताइए दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र में बीजेपी केंद्र सरकार के अंदर जो है आती है दिल्ली पुलिस। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मोदी सरकार जो है बेस्ट रहेगी? क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर जब दिल्ली पुलिस आती है तो साक्षी मर्डर केस जो है, साक्षी हत्याकांड कैसे हुआ, उसके साक्षी जो लड़की थी उसके अंदर एक बार नहीं 40 बार चाकू गोदे गए हैं और गोद के मारा गया है उसको। तो आम जनता के बीचों बीच वो मर्डर हुआ है। इतने सारे सीसीटीवी कैमरास होने के बाद भी पुलिस एक्टिव क्यों नहीं थी? अब आपको बताते हैं, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि साक्षी का जो हुआ है, मतलब कि जो भी उसका कत्लेआम किया गया है, वो सही हुआ या गलत हुआ? हम मान रहे वो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन एक मायने में कैसे आप कह सकते हैं सही हुआ है? क्या किसी लड़की को मार देना सही और गलत क्या होता है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है मान रहे, लेकिन अब मेरा बात तो सुनिए। श्रद्धा वाकर जिसका 36 पेटी टुकड़ा हुआ था, वो क्यों हुआ था? अपने माँ बाप को लात मार के यहाँ पे आके दिल्ली में एक छपरी निब्बा के साथ जो आके यहाँ बसने आई थी। तो भाई देखो, जहाँ तुम माँ बाप को नकारोगी वहाँ पे तुम्हारा टुकड़ा होना फिक्स है। जब हमारे समाज में जब हम लोग को पढ़ाया जाता है धर्म के बारे में, तब उस टाइम बोले कि नहीं हम लोग को धर्म नहीं पढ़ना, पहले रोजगार ले लेंगे। तो भाई तुम रोजगार लेते रहो, धर्म को मत जानो, संस्कार का कमी रहेगा तो लड़की आएगी तो यहाँ मरेगी। अब बात करते हैं इंसाफ का। देखिए 0% सहानुभूति है, ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो जिहाद जो चल रहा है ना, और जिहाद के थ्रू जो है ये लड़की को जो मारा जा रहा है, इसको लेके कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ही एकमात्र सरकार जो काम कर रहा है। एक प्रियंका गांधी ये नारा लगा देती है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, मानते हैं बॉयकॉट बाल रखती है, तुम बेटी ही हो, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम कितनी बेटी के लिए लड़ी हो? ना श्रद्धा के लिए तुम्हारा एक भी स्टेटमेंट आया, ना श्रद्धा के लिए तुम्हारा एक भी स्टेटमेंट आया, ना ही तुम्हारा साक्षी के लिए स्टेटमेंट आया, ना ही तुम्हारा किसी के लिए आता है। ठीक है, तुम कैसी बेटी के लिए लड़ सकती हो भाई? और आपको केजरीवाल अब आपको 8 लाख का पर्दा लेंगे, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बेटी को इंसाफ दिलवाने के बजाय उसको 10 लाख दे के बाद दाब देते हैं। तो ये सब जितना भी सरकार है वो लव जिहाद को समर्थन देने वाला सरकार है, ठीक है, लव जिहाद के खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला है। एकमात्र सरकार अगर काम कर रहा है तो उसी को देखना है ना, और कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रहा है। आफ्ताब अमीन को साइको क्राइटेरिया दिया गया कि साइको था, पागल था। भाई जो लड़का साइको रहेगा, मानते चलो साइको है, लेकिन एक बात बताओ, उसका जब 25 गर्लफ्रेंड का लिस्ट निकला था उसमें से एक भी मुल्ली क्यों नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ हिंदू क्यों? तो लव जिहाद एग्जिस्ट करता है और एकमात्र सरकार है बीजेपी जो इसके खिलाफ काम कर रहा है। तो साक्षी मर्डर केस आपको लगता है कि लव जिहाद का मामला है? हाँ बिल्कुल है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? विपिन शर्मा। विपिन जी, आप आने वाले इलेक्शंस में किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, वो तो मेरा एक निजी फैसला होगा जिसको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल आप आने वाले समय में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? का सवाल समझ गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब जो इस देश में रहते हैं, महान देश में रहते हैं, वो देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं। सबका एक साझा सपना है। हम लोग चाहते हैं हमारा महान मुल्क महाशक्ति बने,
विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर बने, हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनाए। और अगर मैं सरकार के जो सरकार ने नारा दिया उसकी बात करूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये जो शब्द का इजाफा हुआ इस नारे में, सबका प्रयास, यहाँ पर सभी नागरिकों को अपना दायित्व समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और बखूबी निभानी पड़ेगी। बूंद बूंद सागर बनाता है और यहाँ पर ये वक्त आ गया है कि हमने अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अपने महान देश को महाशक्ति बनाना है, सबको अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। अपने हक के लिए तो हम सड़कों पर निकल जाते हैं, अनशन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन अपना दायित्व समझना पड़ेगा। और ये भूलना नहीं चाहिए कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में हिंदुस्तान ने जो नज़ीर पेश करी है पूरे विश्व में, वो अपने आप में अद्भुत, सराहनीय, प्रशंसनीय। जितने भी शब्द बोले जाएं तारीफ में वो कम होंगे, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने तपस्या करी थी जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। और यहाँ पर अगर हम अपनी आबादी को मद्देनज़र रखें, स्वास्थ्य संसाधन जो थे बिल्कुल, और वो उसके बावजूद हम जिस अनोखे अंदाज में हमने कोरोना नामक महामारी से हम निपटे, हमने चुनौती को स्वीकार करा, उससे तो प्रेरणा सारे मुल्कों को मिलेगी। और टीकाकरण का अभियान भी जो हमारे देश ने चलाया वो भी बहुत सराहनीय है, जिसका श्रेय सरकार के साथ मैं पूरे देशवासियों को दूंगा, विपक्ष को भी दूंगा, क्योंकि सब उस आपदा में कोरोना योद्धा बन के उभरे। तो कितनी अच्छी बात है कि जब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, when the going gets tough then the tough gets going and adversity brings the best out of a man। और यही बात है कि जब हमने ऐसी सपने में सोचा था नहीं कि घरों में रहना पड़ेगा और शिक्षा के स्थान पर जाना वर्जित हो जाएगा, धार्मिक स्थलों पर जाना वर्जित हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोगों ने घरों में रहकर तपस्या करी। और अब वक्त आ गया है कि हम लोग जो स्वदेशी को अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को तवज्जो दें, उत्पादन को तवज्जो दें, क्योंकि अभी तक एक रिवायत सी रही है, उसका मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो देखिए जो एक चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी कि हम लोग व्यापार को तवज्जो देते थे। अब वक्त आ गया है कि हमने अगर अर्थव्यवस्था को बल देना है और मजबूत करना है, तो यहाँ पर उत्पादन को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी व्यापार के मुकाबले। दूसरी बात है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अमल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो दो ज्वलन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, यहाँ पर उसमें क्योंकि बेरोजगारी दूर करनी है तो रोज़गार देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी अच्छी, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, तो अब समय आ गया है कि यहाँ पर अमल हो। क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व, जैसे आपने सवाल पूछा उसी पे आता हूँ कि वो तो एक प्रक्रिया है, वो जिसका पूरा देशवासी, सब देश सम्मान करता है, तभी एक आम आदमी बढ़ चढ़कर अपने कंफर्ट जोन से अपनी भूमिका निभाने निकलते हैं जब वो अपना बेशकीमती वोट डालने जाते हैं, इस उम्मीद से ताकि नेता, राजनीतिक दल जिनको वो रोल मॉडल समझते हैं कि वो उनके अधूरे सपने पूरा करें। तो यहाँ पर वक्त आ गया है कि जब सब लोग कमर कस लें, संकल्प ले लें कि यहाँ पर हमने अपने देश को आगे ले जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सकारात्मक राजनीति भी जो नेता करें वो सकारात्मक करें, विचार रखें सकारात्मक। और कुछ मुद्दे, अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने आप को रोक नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं, जनमानस से जुड़े हैं, वहाँ पर ये उम्मीद करी जाती है नेताओं से, जिनको रोल मॉडल आदर्श समझा जाता है, कि आप कम से कम उन मुद्दों पर एक मंच पे खड़े दिखाई दें। उससे आपका कद नीचे नहीं हो जाएगा, उससे तो बल्कि लोगों की नज़र में आप ऊंचे और हो जाएंगे, ताकि जनता को अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे नेता कितने महान हैं, कितने आदर्श हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने बोला सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है विकास? देखिए वो तो फिर वही वाली बात है, आधा ग्लास खाली है तो आधा भरा भी है। तो वो तो बशर्ते हमारा दृष्टिकोण है, रवैया देखने का, कि हम लोग चश्मा लगा के देखते हैं, तो वो वही मैंने बोला ना, सकारात्मक। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, और मैं बोलूँ ऑल इज़ वेल, तो ये चीज़ नहीं है, ये तो सरासर गलत होगा। बतौर पत्रकार अगर मैं अपने विचार रख रहा हूँ आपके साथ और ये मैं बात बोलने लग जाऊँ कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। महंगाई इतनी बढ़ रही है मोदी सरकार में। अभी आप अगर गौर फरमाएं, अभी थोड़े कुछ चंद पल मैंने इसी बात का वर्णन करा। मैंने बोला कि महंगाई और बेरोजगारी ये दो ज्वलन मुद्दे हैं, बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे जो जनमानस से जुड़े हैं, राष्ट्र हित से जुड़े हैं, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सेना के शौर्य पर सवाल उठाने लग जाएं तो आप खुद बताएं, किसी को समझाने की आवश्यकता है? कहीं की समझ आइए कि यहाँ पर हमें तो अपने सेना पे पूरा फख्र है, नाज है। तो वहाँ पर तो हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि हम अपनी सेना का दायित्व
उनका मनोबल 7वें आसमान पर रखें, ना कि सवाल उठाएं कि कब सर्जिकल स्ट्राइक हुए। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। यहाँ पर कुछ मुद्दे जो हमारे राष्ट्र हित से जुड़े, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो वहाँ पर उसको हमें वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सवाल पूछने का हर किसी को हक है, विपक्ष को भी, एक आम आदमी को भी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सकारात्मक रखें। और सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनौतियाँ बेशुमार हैं, अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन ये बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से बोलूँगा, एक नींव रख दी गई है, एक नई सुबह का आगाज़ ज़रूर हुआ है। और अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आ गया है। क्या ये स्वागत योग्य बात नहीं है? क्या इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? और मैं तो उसका श्रेय पूरे देशवासियों को देता हूँ। टीकाकरण का अभियान भी जो देश ने चलाया, उसका भी श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हैं। और अभी जो सफ़र लंबा है, G20 की हम लोग मेज़बानी कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है यहाँ पर, और विश्व हमारा लोहा मान रहा है। तो यहाँ पर ये वक्त आ गया है कि यहाँ पर, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़ी अहम बात मैं बोलने जा रहा हूँ अंत में, कि चेक्सिट, हम अमूमन बात करते हैं ब्रेक्सिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, ये वक्त है वर्तमान का जो दौर चेक्सिट का, जब बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक नातों के, जो उनके नाते रहे हैं चीन के साथ, उससे बाहर निकलेंगे। तो इसका निष्कर्ष क्या है, इससे क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते हम लोग अपनी सोच भी सकारात्मक रखें और अपना रवैया जो है हम लोग ये चीज़ स्वागत करें। यहाँ पर कुछ अगर अच्छी बातें हैं, हमने जैसे रोज़गार देने हैं, अगर कुछ बाहर के मुल्क विदेशी निवेश करना चाह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।